Hello everyone, this is Shiv Pratap Singh Rathore from Alivet College of Engineering and Research Center, and today we will discuss about the new topic that is elasticity और प्रत्यास्थता। तो आइए शुरू करते हैं। प्रत्यास्थता प्रत्यास्थता किसे कहते हैं? प्रत्यास्थता वस्तु का वह गुण है जिसमें किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने से उसमें परिवर्तन हो और वो उस परिवर्तन का विरोध करें एवं उस विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था यानी इनिशियल स्टेज में लौट करके आ जाए। तो इस प्रकार के गुण को प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी कहा जाता है। देखिए, डेली लाइफ के एग्जाम्पल में भी यदि हम किसी इलास्टिक मटेरियल पे फोर्स लगाते हैं, उसी फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स या फिर विरूपक बल कहते हैं। तो आप देखते हैं कि उस फोर्स को लगाने से उस इलास्टिक मटेरियल का शेप चेंज होता है, और जैसे ही आप वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो वो इलास्टिक मटेरियल अपनी इनिशियल स्टेज में लौट करके वापस आ जाता है। तो इसी टाइप के मटेरियल्स को हम इलास्टिक मटेरियल्स कहते हैं, और इस गुण को हम इलास्टिसिटी या फिर प्रत्यास्थता कहते हैं। बात करते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुओं की या फिर फुली इलास्टिक मटेरियल्स। देखिए, फुली इलास्टिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिन पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा करके डिफॉर्मिंग फोर्स को वापस हटाया जाता है। तो वो इलास्टिक मटेरियल अपनी इनिशियल स्टेज में एज इट इज़ लौट करके आ जाते हैं, उनमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो ऐसे ही मटेरियल्स को हम फुली इलास्टिक मटेरियल्स कहते हैं। अब बात करते हैं तनाव अर्थात टेंशन की। तो जब किसी पिंड में बल लगाया जाता है ताकि उसमें विकार लाया जा सके, तब उस पिंड में एक आंतरिक बल उत्पन्न होता है जो कि लगाए गए बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में होता है। इसे ही हम तनाव कहते हैं। यानी टेंशन इंटरनली फोर्स होता है जो कि एक्सटर्नली फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन और उसी मैग्नीट्यूड का होता है। अब बात करते हैं टेंशन के टाइप्स की, यानी तनाव के प्रकार। तो तनाव मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: तन्य तनाव, संपीड़न तनाव और शेयरिंग तनाव। तो सबसे पहले बात करते हैं अब विकृति। विकृति यानी आप यूँ समझ सकते हैं कि जब किसी भी वस्तु के शेप में चेंज आ जाता है तो हम उसे विकृत वस्तु कहते हैं। तो विकृति उसी से रिलेटेड है। परिभाषा से समझें तो विकृति वस्तु या पदार्थ में होने वाले विरूपण को प्रदर्शित करती है। बाह्य बल के कारण वस्तु की लंबाई में होने वाले परिवर्तन एवं उसकी प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को ही हम विकृति कहते हैं। विकृति मुख्यतया तीन प्रकार की होती है: अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। अब देखिए, विकृति अर्थात शेप में चेंज आ जाना, तो इसको तीन प्रकार से इसलिए बांटा गया है क्योंकि शेप में चेंज तीन तरह से आ सकता है। या तो उसकी लेंथ के रिस्पेक्ट में चेंज आएगा, या फिर उसके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चेंज आएगा, या फिर उसकी शेप के रिस्पेक्ट में चेंज आएगा। तो इन्हीं तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए विकृति को तीन भागों में विभक्त किया गया है। तो अनुदैर्ध्य विकृति, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये विकृति का वो प्रकार है जिसमें लंबाई के अनुदिश जो है परिवर्तन आते हैं, लंबाई के अनुदिश आकार में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार के अनुपात को ही हम अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। परिभाषा से समझें तो विकृति का वह प्रकार जिसमें वस्तु की लंबाई के अनुदिश परिवर्तन या विकृति आती है उसे हम अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। अब बात करते हैं आयतन विकृति की। जैसा कि मैंने आपको बताया, विकृति इस प्रकार की हो जाए जब जिसमें आयतन परिवर्तन आ जाए तो उसे ही हम आयतन विकृति कहते हैं। और शेयरिंग विकृति, ये विकृति का वो प्रकार है जिसमें ना लंबाई में परिवर्तन होगा ना ही आयतन में परिवर्तन होगा, बस सिर्फ और सिर्फ वस्तु की आकृति में परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार की विकृति को हम ही शेयरिंग विकृति कहते हैं। अब बात करते हैं हुक के नियम की। हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने
प्रतिबल और विकृति में एक संबंध स्थापित किया था और हुक के अनुसार प्रत्यास्थता सीमा के भीतर किसी भी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल का मान सदैव उस वस्तु में उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको ही हम हुक का नियम यानी हुक्स लॉ कहते हैं। इन शॉर्ट अगर अपन समझें तो इलास्टिसिटी लिमिट के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। देखिए यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के नीचे हमने कुछ वेट लगाए हुए हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये वेट है, इधर बहुत ही छोटा सा वेट लगा हुआ है और यहाँ पे आपने 2 वेट लगाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने प्रतिबल और विकृति में हुक के नियम को समझाया है और प्रतिबल और विकृति में एक संबंध स्थापित किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से आपने यहाँ पे प्रतिबल लगाया है जो कि बहुत ही कम है, तो यहाँ पे जो विकृति उत्पन्न हुई है उसका मान सिर्फ x है। लेकिन अगर हम इस स्प्रिंग की बात करें तो यहाँ पे जो प्रतिबल लगाया गया है वो इस प्रतिबल के 2 गुना मात्रा में ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विकृति जो उत्पन्न हुई है या जो इसका ये जो शेप चेंज हुआ है आप देख सकते हैं जस्ट इसका डबल है। तो इसी तरह से थर्ड स्प्रिंग की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लगाया गया प्रतिबल इन दोनों स्प्रिंग पर लगाए गए प्रतिबल की तुलना में अधिक है या सर्वाधिक है, अतः यहाँ पे उत्पन्न विकृति भी सर्वाधिक है। तो इस प्रकार से हम हुक के नियम को भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं प्रत्यास्थता गुणांक की। देखिए हुक के नियम ने प्रत्यास्थता में प्रतिबल और विकृति के बीच में संबंध स्थापित किया था। तो प्रतिबल और विकृति में जो संबंध होता है वहाँ पे प्रत्यास्थता गुणांक भी आता है। जब आप समानुपाती के चिन्ह को हटा देते हैं तो उसी गुणांक को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अब प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार के होते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लंबाई में परिवर्तन होता है, एक तो विकृति में, एक परिवर्तन होता है आयतन में और एक परिवर्तन होता है वस्तु के आकार में। तो उसी फिनोमेना को ध्यान में रखते हुए प्रत्यास्थता गुणांक भी 3 प्रकार के वर्गीकृत किए गए हैं। अगर हम यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की बात करें तो जब लंबाई के अनुदिश परिवर्तन होते हैं आकृति में, तो इस प्रकार की जो कैटेगरी होगी उसे हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक के अंतर्गत रखेंगे। तो परिभाषा के अनुसार प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु का अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु का यंग का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे हम कैपिटल Y से डिनोट करते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बेसिकली जब वस्तुओं में आयतन में परिवर्तन होता है तो इसीलिए काम में लिया जाता है। परिभाषा से समझें तो प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु के अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को ही उस पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे कैपिटल B या कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक की। तो प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु के स्पर्शीय प्रतिबल और अपरूपक विकृति के अनुपात को ही हम दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं और इसे हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।